तो सर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपनी तरफ से चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और दैनिक जागरण की तरफ से संजय जी भी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं यहाँ पर क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो फिर भी मैं कहूँगा अपने सभी पार्टिसिपेंट से कि एक बार तालियां बजाकर, जहां भी आप बैठे हैं वहां से ताली बजाकर मुझे देखा प्लीज, एक बार हम जोरदार स्वागत करेंगे। सर आज का जो हमने ये जो सब्जेक्ट लिया है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज, ये आप ही के विचारों से हमारे पास आया। तो आपने कहा कि भैया ये ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज है, तो हमने कहा कि हम सर्वाइवल की खाली बात नहीं करते, हम ग्रोथ की भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको अगर मैं आपको सर थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो मैं क्या आपको बोलूँ। आप एक सफल व्यवसायी हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड आपका है, आपने बिजनेस मैनेजमेंट की भी पूरी तरह से पढ़ाई की है। जहां लोग कहते हैं कि भाई सैनिटाइजर की कमी है, आप कहते हैं कि आओ सैनिटाइजर फ्री में ले जाओ पहले से 1 लाख लीटर, और फिर मैं इनको एक्सपोर्ट भी करना चाहता हूं। जहां सर आप अपने डिपार्टमेंट में जो कर्ज से डूबा हुआ था उसको आप उससे निकालने में पूरी तरह से सफल हुए, और वही नहीं, आपने 17 लाख करोड़ के ऑर्डर भी दे दिए, अवार्ड भी दिए। आपने एथेनॉल बना दिया चावल से, जो सड़े गले चावल हैं या शुगर फैक्ट्री से आपने उनसे चावल बनाकर दिखा दिया हमको। सर मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और दैनिक जागरण, हम दोनों पूरी तरह से लगे हैं कि जो भी स्कीम हो आपकी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को, उसको हम जन जन तक पहुंचाते हैं। और इसी के लिए दैनिक जागरण भी पूरी तरह से पब्लिसिटी करता है जो भी आपकी स्कीम है। यहाँ चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में हमने भी सर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है एमएसएमई हेल्पलाइन। सर मुझे खुशी है कि उसमें आपकी जो सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उनको बड़े सीधे सरल शब्दों में हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, छोटी छोटी वीडियो के रूप में, और उसमें 174 वीडियो अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। और जो व्यूअर्स हैं उनके 1 करोड़ 34 लाख व्यूअर्स हैं अभी हमारे। सर हम आज आपसे बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की प्रॉब्लम्स की, लेकिन मैं ऐसे समझता हूं कि अगर हम खाली प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करेंगे तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम कुछ सजेशंस भी देना चाहेंगे आपको, और उम्मीद करेंगे सर जो आपको ठीक लगे उनको आप प्लीज जल्दी से इम्प्लीमेंट करा दीजिए। सर मैं ये समझता हूं कि ये जो समस्या है, ये समस्या खाली एमएसएमई के लिए नहीं है, ये समस्या बैंक्स के लिए भी है, जिनकी तरफ हम टकटकी लगाए देख रहे हैं कि भाई वो हमें फंडिंग करेंगे। क्योंकि बैंक्स की भी प्रॉब्लम ऐसी है कि वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी इनफ्लो मैं समझता हूँ 6 महीने 9 महीने तक बिल्कुल जीरो हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, जबकि उनको जो डिपॉजिटर है उनको तो ब्याज अपना देना ही पड़ेगा। तो चाहे वो सरकार हो, सरकार के पास भी जो अपना टैक्स कलेक्शन है वो काफी कम हो जाएगा। हम ये सब चीजें समझते हैं सर, लेकिन फिर भी बच्चों को अगर माता पिता की प्रॉब्लम पता है फिर भी वो उनसे कुछ मांगते रहते हैं। तो पहले सर मैं थोड़ा बस ब्रीफ में कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर मेजर प्रॉब्लम है, वो मैं आपके समक्ष रखूंगा, और साथ में हम कुछ सजेशन भी देना चाहेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एमएसएमई के सामने इस समय है कि कैश फ्लो का बहुत उनका इनफ्लो का प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि सर ये जो एमएसएमई है इनके पास तो केवल एक ही सोर्स होता है, और वो सोर्स है वर्किंग कैपिटल, अदर देन जो उन्होंने शुरू में अपनी इनिशियल कैपिटल लगा दी। ये वर्किंग कैपिटल है वो अधिकतर केसेस में सर फुल्ली यूटिलाइज होती है, और उनके पास कोई रिजर्व और इसके अलावा होता नहीं। सर एक मैं समझता हूं दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आने वाले समय में बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल होंगे, और इसका सर कास्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा। एक बड़ा ऑर्डर अगर कोई कैंसिल होगा, अगर माने मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूं, मेरा कोई गारमेंट का ऑर्डर कैंसिल होगा, तो मैं आगे कपड़े वाले को, एक्सेसरीज वाले को, या उनके ऑर्डर जो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक ये जो कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर है इसके लिए भी सर एक बड़ी समस्या होने वाली है। एक और बहुत बड़ी समस्या सर जो है कि डिलेड पेमेंट्स, चाहे वो लार्ज कॉर्पोरेट हो या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पीएसयू हो, इनसे जो डिलेड पेमेंट है सर ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि शायद इसी की वजह से जो एमएसएमई है वो बार बार बैंक की तरफ भागती रहती हैं। इस डिलेड पेमेंट के लिए हमने सर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी की थी स्पेशली फॉर डिलेड पेमेंट, और मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे भी सर उसमें मौका दिया था एक प्रेजेंटेशन देने के लिए। उसमें काफी चीजें हुई भी हैं सर, लेकिन कुछ चीजें उसमें अभी और होनी बाकी हैं, तो हम कुछ सजेशन भी देंगे। एक सर ये है कि जो जो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम शुरू कर भी देंगे 33% से, तो जो लैक ऑफ सप्लाई चेन है, माने अगर बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं सर, मान ले मैं अगर गारमेंट बनाता हूँ, टॉयज बनाता हूँ, कोई प्लास्टिक आइटम बनाता हूँ, फर्नीचर बनाता हूँ, तो उनका शायद मैन्युफैक्चरिंग करना अभी पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि जो सप्लाई चेन है सर वो पूरी तरह से टूटी हुई है।
एक और सर बहुत बड़ी समस्या जो मैं समझता हूँ कि जो लिटिगेशन है आने वाले समय में वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि सर ये लिटिगेशन तरह तरह का होगा, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर का होगा, डिलेड पेमेंट का होगा, लेबर इश्यूज के होंगे, चेक डिस्काउंटिंग का होगा। इसके लिए भी हम सर कुछ सजेशन देना चाहेंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या सर जीएसटी की है। जो ये व्यापारी है, जीएसटी एक्रूअल बेसिस पे है, यानी जिस दिन हमने अपना इनवॉइस काट दिया उसी महीने में अगले महीने हमें जीएसटी जमा करना होता है। ये जो जीएसटी है सर, ये हमारा कोई टैक्स नहीं है, ये तो हम सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करते हैं और फिर सरकार को जमा कर देते हैं। लेकिन हो ये रहा है सर कि हमारा पेमेंट मिलता नहीं है। अगर मैंने 1 लाख रुपए का इनवॉइस कोई इशू कर दिया तो तुरंत मुझे 18,000 रुपए उसमें जमा करने पड़ेंगे, जबकि मेरा वो 1 लाख नहीं आता और 18,000 रुपए तो अभी आए ही नहीं है। तो सर हमारे जो सजेशन है कुछ इन प्रॉब्लम के बाद, वो कुछ ऐसे हैं सर कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड था सर, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था डिलीट पेमेंट में, जबकि मैं समझता हूँ ये रिकवरी कोड नहीं है। पर फिर भी सर हमने देखा पास्ट में, और ये पक्का रिकॉर्ड है, आपने भी शायद जरूर इसको ऑब्जर्व किया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। लेकिन सर इसमें हमारी दो रिक्वेस्ट थी। एक तो हम ये चाह रहे थे कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि जो पैसा मिलता है लिक्विडेशन में फाइनेंशियल क्रेडिटर को ही पूरा उनका जो लोन है पूरा नहीं हो पाता, तो ये जो एमएसएमई हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, इनके पास तक पैसा नहीं आ पाता। तो हमारी इसमें बल्कि ये रिक्वेस्ट थी कि उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर के एट पार अगर कर दिया जाए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के। और एक सर एक बहुत बड़ा अभी जो सरकार ने एक चेंज किया है, जहां जो डिफॉल्ट का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है सर, वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया, 100 टाइम्स कर दिया है सर। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है, अब वो एनसीएलटी की मदद नहीं ले सकते इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, क्योंकि सर ये जो एमएसएमईज हैं इनकी तो ड्यूज 1 करोड़ से ज्यादा वाले तो बहुत कम होंगे। अधिकतर इनके ड्यूज 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक हो सकते हैं। तो इसमें अगर ये जो 1 लाख वाली लिमिट है, कम से कम एमएसएमईज के लिए सर ये वापस इसको 1 लाख करवाइए। ये हमारी बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे। दूसरा सर, अभी जिस तरह से आपने एनसीएलटी का गठन किया था, स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स बनाए थे, जैसे मैंने कहा कि भाई बहुत सारे अभी लिटिगेशन आएंगे, तो हमारी सर रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इनके लिए एमएसएमईज के झगड़ों के लिए कुछ स्पेशल ट्राइब्यूनल अगर बना दिया जाए तो वो एक बहुत बड़ी जीत होगी सर एमएसएमई के लिए, क्योंकि ये लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बेचारे दौड़ते रहते हैं और डिसीजन हो नहीं पाता। ये सिंगल हैंडेड होते हैं सर, ये अपना बिजनेस करें या फिर कोर्ट कचहरी में घूमें। सर एक सरफासी एक्ट है, मैं समझता हूं कि अगर उसको हम 1 साल के लिए रोक दें, क्योंकि अभी आने वाले समय में करीब करीब हर अकाउंट स्ट्रेस में होगा, और बैंकों के लिए शायद मंजूरी होगी उनकी लोन पॉलिसी के हिसाब से भी कि अगर लोन नहीं पे हो पा रहा तो भी सरफासी एक्शन, सिक्योरिटाइजेशन एक्शन लें और उनकी यूनिट को बंद करें। तो सर ये सरफासी एक्ट अगर आप 1 साल के लिए बंद करा दें तो बहुत अच्छा होगा। जीएसटी की जो प्रॉब्लम हमने सर आपसे कहा, उसके लिए मेरा यही सजेशन है सर कि इसको रिसीट बेसिस पर कर दें कि भैया जैसे ही पैसा आएगा हमारे पास इनवॉइस का जीएसटी के साथ, हम तुरंत उसको जमा कर दें। साथ में सर जो लेबर जो गई है अभी बाहर, हमने मदद की है उनको भेजने में सरकार ने पूरी तरह से, तो मैं चाहता हूं कि सर वापस लाने में भी जो हम व्यापारी हैं वो तो मदद करेंगे ही उनकी, पर सरकार की तरफ से भी उनकी कुछ मदद हो जाए सर तो बहुत बड़ी बात होगी। भेजने में मदद करी पर वापस लाने में भी उनकी मदद से इसी तरह से अगर ट्रेन चलाई जाए उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सहयोग होगा एमएसएमई सेक्टर के लिए। सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमें मिल सकती हैं, और मैं समझता हूं कि आप ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और रिजर्व बैंक गवर्नर के साथ निरंतर हम लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो मेरा सर एक मानना है कि जो उन्होंने 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया, वो मुझे लगता है कि उससे कोई समस्या का हल नहीं होगा। उसमें दो चीजें हैं, एक तो उन्होंने कहा कि भाई 4th मंथ में आप 3 महीने का ब्याज देना। दूसरा सर हमें यही नहीं पता कि ये 3 महीने की प्रॉब्लम है, 6 महीने की प्रॉब्लम है, लॉकडाउन अभी बढ़ेगा कि कम होगा कि खुल के फिर दोबारा भी हो सकता है। हम ये चाहते हैं सर कि हमें जो अपनी फैक्ट्रीज हैं, अपने काम है, उन्हें शुरू करने में अब दोबारा से एक तरह से दोबारा से स्टार्टिंग से करना होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जिस दिन लॉकडाउन ये खुल जाए उसके बाद के 6 महीने तक की हमारा जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है सर, उसको जो हम वर्किंग कैपिटल टर्म लोन या एफआईटीएल कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, उसका रीपेमेंट 3 साल कर दिया जाए और 6 महीने का गेस्टेशन उसमें दे दिया जाए। सर इससे ये मदद मिलेगी कि दोनों विन विन सिचुएशन होगी, बैंकों को भी ये पता रहेगा कि भाई चलो हमारा पैसा अभी नहीं मिल रहा, ये 3 साल के अंदर मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। इधर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी ये भरोसा भाई चलो कोई बात नहीं, ये ड्यू तो है, मैंने पैसा लिया था, मुझे देना है, लेकिन कम से कम मैं इसको किस्तों में दे सकता हूँ। सर एक और हमारी एक ऐसी सलाह है सर, अगर ये आप करवा दे तो बहुत हम धन्यवाद देंगे आपको।
एक सर रिजर्व बैंक ने रीस्ट्रक्चरिंग के लिए वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ की है कि भाई अगर रीस्ट्रक्चरिंग हम कर देते हैं किसी अकाउंट का तो वो सब स्टैंडर्ड नहीं होगा और वो अकाउंट स्टैंडर्ड ही माना जाएगा, क्योंकि जो पॉलिसी अभी तक थी वो ये थी कि अगर कभी भी बैंक किसी अकाउंट को रीस्ट्रक्चर करते हैं तो वो तुरंत एनपी हो जाता था। तो हमारा सर इसमें सजेशन एक ये है कि इवन जो एनपी अकाउंट है, क्योंकि इस स्कीम में जो आरबीआई की है उसमें केवल स्टैंडर्ड अकाउंट का ही रीस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं सर जो एनपी अकाउंट है उनका भी रीस्ट्रक्चर कर दे, बल्कि मेरा तो दिल मांगे मोर सर, मैं तो कहता हूं कि रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद भैया उनको आप स्टैंडर्ड अकाउंट और डिक्लेयर कर दीजिएगा। जो विलफुल डिफॉल्टर है उनका आप ना करें, कोई बात नहीं। सर एक आज सुबह ही एक बैंक के बड़े अधिकारी का मेरे पास फोन आया कि मुकेश जी ये बताओ, हम तो नॉर्मली जो डेटा हैं उनको 90 डेज का पीरियड लेते हैं ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए। अब 90 डेज का तो कोई डेटा रहेगा नहीं, सब 180 दिन 270 दिन हो जाएंगे। हमारे जो ऑडिटर हैं उनको तो हमारे सैंक्शन के हिसाब से या लोन पॉलिसी के हिसाब से चलना है, तो ये हमारे सारे अकाउंट ही एनपीए हो जाएंगे। तो सर मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐसी आरबीआई की तरफ से या आईबीए की तरफ से कोई एक ऐसी लोन पॉलिसी में जरूर चेंज होना चाहिए जिसको सारे बैंक्स को मानना पड़े, और वो डेटर्स जो है कम से कम 270 दिन तक के पीरियड के भी उनको ड्राइंग पावर में और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने में लेना चाहिए। सर बल्कि हम तो कहते हैं जो नायक कमेटी थी जो 20% काफी पुरानी हो गई, कुछ समय के लिए उसको अगर 35-40% तक भी कर दिया जाए तो ये एमएसएमई को काफी आराम मिल सकता है। सर इसके अलावा जैसे छोटी मोटी चीजें ये हैं कि भाई एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग है या फिर सिबिल की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। सर डिलेड पेमेंट के लिए मैं 2-3 सजेशन और देना चाहूंगा कि जो भी पीएसयूज हैं वो ये डिसाइड कर लें कि भाई जो भी 45 डेज से ज्यादा के हमारे पास बिल हैं उनका हम तुरंत पेमेंट कर दें। और सर एक काम ये करवा दीजिएगा कि जहां पर भी किसी भी आपकी एमएससीएफसी ने यानी फैसिलिटेशन काउंसिल ने या किसी भी कोर्ट ने अगर कोई अवार्ड दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है इन एमएसएमईज के फेवर में, तो प्लीज सर उनकी कोई अपील ना हो कुछ समय के लिए तो कम से कम। अदरवाइज तो सर वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बेचारा दौड़ता रहता है। तो ये जो अपील का सिस्टम है, और अपील में अधिकतर लोग कहते हैं कि भाई हम अगर अपील नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर आ जाएगी बात, हम ये लगेगा कि भाई तुमने ठीक से काम नहीं किया। बट किसी कोर्ट ने तो अगर अपना पूरा डिसीजन लेके पूरा अपना माइंड अप्लाई करके ऑर्डर दिया है अगर एमएससी के फेवर में, तो प्लीज उसको आप जरूर अभी कोई अपील अलाउ मत करिएगा। और सर चाहते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो वो ट्रेड्स के थ्रू। आपने जो एमएससीएफसी जो समाधान पोर्टल आपका है सर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। अब आप देखिए कोई आदमी अगर नोएडा रहता है यूपी में तो उसको कानपुर जाना पड़ेगा, आगरा रहता है उसको कानपुर जाना पड़ेगा, इसी तरह महाराष्ट्र में सर कोई कहीं भी रहता है उसको बॉम्बे जाना पड़ता है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में हो, इनका एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होना चाहिए सर जो स्टेट लेवल पर हो जाए। और जिस तरह से एनसीएलटी में है कि एनसीएलटी, एनसीएलएटी और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कहीं उसमें इंटरवेंशन नहीं है, इसी तरह से ये एमएससीएफसी का जो फैसिलिटेशन काउंसिल है सर उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एमएससीएफसी, अपीलेट एमएससीएफसी एट स्टेट लेवल, और फिर डायरेक्ट उनका सुप्रीम कोर्ट में ही उनकी सुनवाई होनी चाहिए। सर ये जो समाधान पोर्टल है बहुत अच्छा है, काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसमें अगर ऑनलाइन कॉज लिस्ट और ऑनलाइन सर्चेबल मोड में ऑर्डर आ जाए सर सभी के, उससे क्या होगा सर, अगर मैं एक छोटा व्यापारी हूँ तो मैं उस साइट पे जाके देख लूंगा कि भैया देखो तो इस कंपनी का जिसको मैं ऑर्डर ले रहा हूँ उसके अगेंस्ट अभी कितने केसेस चल रहे हैं। अगर ज्यादा केसेस चल रहे हैं तो हम उसको अभी ऑर्डर उनसे ना लें। और ये सर जो एमएससीएफसी के ऑर्डर्स हैं इनको एग्जीक्यूट कराने में सर बहुत समस्या लगती है। तो इनको अगर जो ये रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के तहत जो शायद 2-3 स्टेट ने ऑलरेडी कर दिया है उस तरह से सर इनका अगर एग्जीक्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छा है सर। और जैसे आप हमेशा कहते हैं सर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मैं हमेशा आपसे उस बात से सहमत हूँ। और वो सहमत होने का रीजन एक क्योंकि आपने कहा वो है, दूसरा मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ चीप लेबर है तो हम बाहर से जो कंपनीज हैं उनको ला सकते हैं अपने यहाँ पर, चाइना को छुड़वा कर, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेनिफिट्स होंगे वो होंगे यहाँ पर हमारी चीप लेबर मिलेगी। हमारी जो जनरेशन है वो यंग जनरेशन है, हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है 15% पे मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में शायद सबसे कम होगा। यूएस चाइना ट्रेड वार की वजह से भी शायद हमारे पास कुछ बड़ी कंपनी आना चाहेगी। और जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंक है लगातार सर आपके अथक प्रयासों से जो वो घटती जा रही है, मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ा कारण होगा उन कंपनीज को यहाँ आने के लिए। आपने सर कहा कि भाई गांव में हम लगवाएंगे, अब जो इंडस्ट्रीज हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हम गांव में भी लगवाएंगे। सर मेरा उसमें बस एक ही जो मेरा कंसर्न है वो ये है सर कि जो डिपार्टमेंट्स हैं कुछ की वहां पर लैंड यूज चेंज करने के लिए कैसे होगा, वहां बिल्डिंग प्लान कौन अप्रूव करेगा, वहां फायर का कैसे होगा, एनओसी की परमिशन कैसे मिलेगी। क्योंकि सर हमने देखा, मुझे कई लोगों के फोन आए जहाँ जो ये हरियाणा राज्य में है वहां पर कुछ ऐसी एक प्रॉब्लम है सर, खास तौर से मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगा कि वहां पर उन्होंने कहा कि बिल्डिंग प्लान भी अप्रूव कर दिया, लोगों ने अपनी बिल्डिंग भी बना ली,
अब वो अपना जब बिल्डिंग बनाने के बाद उनको फायर का अप्रूवल लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्डिंग अप्रूवल जो आपकी हुई और जो उनके प्लान के हिसाब से आपको दोनों तरफ 3-3 मीटर जगह आपने छोड़ी है, अगर आपकी 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ आपको 6-6 मीटर छोड़नी पड़ेगी। अब सर वो बेचारे फंस गए हैं क्योंकि बिल्डिंग बना ली, जिसने बिल्डिंग का जो नक्शा पास किया था उसके हिसाब से। अब फायर डिपार्टमेंट कह रहा है कि मैं भैया तुम्हें एनओसी नहीं दूंगा, तो तुम ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए सर अगर कुछ जल्दी से कुछ अगर हो सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मैं फिर भी यही मानता हूं सर कि जो अप्रोच है वो तो कलेक्टिव ही रखनी पड़ेगी। हम समझते हैं अपनी समस्याएं भी, और मैं समझता हूं कि हमें बैंक्स की और गवर्नमेंट की भी समस्याएं जरूर समझनी पड़ेंगी। तो मैं सर अब रिक्वेस्ट करूंगा श्री संजय गुप्ता जी से, जो एडिटर इन चीफ हैं दैनिक जागरण के, वो अपना थोड़ा जो उनका जो कंसर्न है, जो इश्यूज हैं एमएसएमई के लिए बताएं, और फिर हम आपको सुनना चाहेंगे। धन्यवाद सर। संजय धन्यवाद मुकेश जी। आदरणीय मंत्री जी, प्रणाम करता हूं आपको और जो भाई बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं एमएसएमई के। मुकेश जी ने वैसे तो सारी बातें इतनी विस्तार से रखी मंत्री जी के सामने कि अब कुछ बोलने को है नहीं, और कार्यक्रम क्योंकि थोड़ा डिले से चल रहा है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इतना ही बोलूंगा कि एमएसएमई सबको ही पता है कि ये भारत के उद्योगों की और ट्रेड और बिजनेस की एक रीढ़ की हड्डी है। 40-45% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और किसानी से लेके और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑटोमोबाइल, गारमेंट हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, कोई एक ऐसी भी फील्ड नहीं जहां पे कि एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन नहीं। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। तो इस अनप्रेसिडेंटेड टाइम में जहां अप्रत्याशित ये घटना घटी है, जिसमें विश्व के पास किसी का तजुर्बा नहीं है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, यहाँ पर अब एक अप्रत्याशित ही कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, भारत सरकार को भी और मंत्री जी आपको भी, तभी इस समस्या से एमएसएमई उद्योग बाहर निकलेगा। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि सारे विस्तार से समस्याएं मुकेश जी ने बोली। अब मैं मंत्री जी को ही सुनना चाहूंगा। धन्यवाद। शुरू करो। हाँ, मैं शुरू करूं। हाँ जी। आदरणीय संजय जी, माननीय मुकेश जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगूंगा कि आज मेरे पत्नी की चाची का देहांत हुआ, और इसलिए मुझे नागपुर से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर रामटेक में जाना पड़ा और वहां से आने में देरी हुई, इसलिए आपको थोड़ी सी क्षमा मांगता हूँ। देखिए, आप सबने समस्याएं रखी है और समस्या है भी है, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज हमारे पास जो अभी संजय जी ने जिसका उल्लेख किया, ये वायरस भी नेचुरल वायरस नहीं है, ये आर्टिफिशियल वायरस है, और इसलिए पूरे विश्व को पता नहीं चला कि ये कैसे आया और इसके क्या परिणाम होंगे। न इसके लिए डिटेक्शन करने के लिए कोई सिस्टम ठीक से है, न इसके ऊपर कोई वैक्सीन निकला हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से पूरा विश्व अब इसका सामना कर रहा है, और ये संकट जो है ये अचानक आया हुआ है, और इसलिए इस संकट से उभर कर बाहर आने के लिए कुछ समय लगेगा, और हम लोगों को भी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक आर्ट ऑफ लिविंग, कि कोरोना को रहते हुए ही हमको हमारा जीवन जीने की एक पद्धति को विकसित करना होगा, और वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विशेष रूप से आपको कहूंगा कि हमारे देश में टोटल ग्रोथ में हमारा 29% कंट्रीब्यूशन जीडीपी ग्रोथ में एमएसएमई का है। अभी हमारे 48% एक्सपोर्ट जो है वो एमएसएमई का द्वारा होता है, और अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं। और मैं मानता हूं कि आज देश में सबसे ज्यादा रोजगार निर्माण करने की ताकत एमएसएमई में है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा और इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़े, एमएसएमई की संख्या बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा इंपोर्ट कम हो, और स्वाभाविक रूप से हमारे देश के लोगों को रोजगार निर्माण हो। और रोजगार निर्माण उसी समय होगा जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट एमएसएमई में जब ही आएगी जब वायबिलिटी होगी, और वो ठीक से चलेगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो देश की गरीबी बेरोजगारी दूर होगी।
और इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मुकेश जी आपने बातें रखी है, लगभग आपने रखी हुई सभी समस्या बहुत लेजिटिमेट और जेन्युइन है। मुझे पता है कि आपने जब वो कार्यक्रम हुआ था एमएसएमई का, उसमें भी आपने एक प्रेजेंटेशन किया था और आपके प्रैक्टिकल लेवल पर ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसका डिटेल लेकर, फिर से एक पॉइंट शीट मेरे पास मिला हुआ है, मैं पूरा हमारे राजगोपाल शर्मा जो मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री के लेवल पर, हम लोग जरूर इन सब बातों का विचार करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आज हमको लॉकडाउन जो है, वो लॉकडाउन अभी धीरे धीरे आगे रहेगा नहीं रहेगा इसका निर्णय तो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जाहिर करेगी। पर हमने बहुत सी बातों को लॉकडाउन रहते हुए भी ओपन करने की कोशिश की है। नेशनल हाईवे पूरे ओपन हुए, आज 75% तक ट्रैफिक नेशनल हाईवे पर आया। दूसरी ओर हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा चालू हो गया है, पोर्ट चालू हो गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने काफी उद्योगों को भी चालू किया है, रिटेलर्स को भी चालू किया है। कुछ रेलवे, हवाई वाहतूक और बस सर्विस और बड़े बड़े मॉल्स ये अभी चालू नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमको ये सब इकोनॉमी के चक्र को गतिशील बनाने के लिए हमको इन उद्योग व्यवसाय को धीरे धीरे, कोरोना के बारे में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, पहला ये है कि बाहर अगर निकलेंगे तो कहीं भी जाएंगे तो आवश्यक होगा कि हमने मास्क लगाना चाहिए, मैंडेटरी। दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग घर में आते समय, बाहर जाते समय हर बार हम लोग सैनिटाइजर का उपयोग करें। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि सोशल डिस्टेंस दो व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर से ज्यादा हो। और ये इन बातों को लेकर हम लोग अपने जीवन क्रम को और हमारे काम को हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और उसके सिवा कोई उपाय तो मुझे दिखता नहीं। और इसलिए हमको इस परिस्थिति को हमने किस प्रकार से जीना है, हमारा लाइफ अप्रोच कैसा होगा, तो कोरोना के साथ जीने की एक आर्ट ऑफ लिविंग हमको समझनी होगी और सब लोगों ने इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि मैं इसलिए इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानता हूँ कि आपको पता है कि ये संकट केवल भारत पर नहीं है, पूरे विश्व में है। और इसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूके, स्पेन, इटली, ये सभी देशों में बहुत भयंकर संकट है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये संकट जो है ये पूरे विश्व पर है और हम भी उसके शिकार बने हुए हैं। और कभी ऐसी तुलना करना उचित नहीं होगा, पर उनकी तुलना में आज भी हम सेफ जोन में है। प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अड़चने हैं, फिर भी जो अमेरिका में प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो स्पेन में हुए, इटली में हुए, यूके में हुए, फ्रांस में हुए, उस तुलना में हम काफी सेफर जोन में है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो संकट है इसको ध्यान में लेते हुए स्वाभाविक रूप से मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि भाई जापान ने अपने जीडीपी का 12% इसके लिए, कोरोना के लिए लड़ने के लिए रखा है, इतना एक्सपेंडिचर वो करेंगे। अमेरिका ने 2 ट्रिलियन की प्रोविजन की है, तो आप भारत सरकार क्या करेगी? तो मैंने कहा आपका प्रश्न और अपेक्षा के बारे में मैं कोई आपत्ति नहीं उठाता, और सवाल ये है कि इस समय अड़चन में कौन नहीं है। कुछ राज्य सरकारें ऐसे है कि उनको अगले महीने का तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे की कमी है। कुछ भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हो गया है। हमारी बैंक सिस्टम बहुत ही स्ट्रेस से जा रही है, बहुत चैलेंजिंग स्थिति में है। और हमारे एमएसएमई वो भी गंभीर संकट में, कैसे चलाना उनके लिए भी संकट है। मेजर इंडस्ट्री की हालत यही है। आप एविएशन से कहीं भी जाओ, लॉजिस्टिक तक, और रेस्टोरेंट से लेकर बड़े इंडस्ट्री तक, हर आदमी समस्या का सामना कर रहा है। और इसमें सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर है हमारे लेबर है, वो माइग्रेंट लेबर की भी समस्या कितनी गंभीर है ये भी आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे सब स्टेक होल्डर्स इस समय अड़चन में है, और हमको सबको सर्वाइव होते हुए सबको साथ लेकर चलना होगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता थी, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तो मुझे लगता है वही भाव लेकर हमको चलना होगा और विश्वास रखना होगा कि हम होंगे कामयाब, हमारी जीत होगी। और इस विश्वास के साथ सबसे पहले
आप संजय जी भी है, आप भी है, मैं जब मीडिया के भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक पॉजिटिविटी आप जरूर तैयार करने की कोशिश करिए। पॉजिटिविटी और दूसरी बात आत्मविश्वास। आत्मविश्वास और अहंकार दो शब्दों में अंतर है। इस समय निराशा, फ्रस्ट्रेशन, लोग बोलते हैं कि अब क्या करना, कुछ एक एक दो लोगों ने कहा ऐसा लगता है कि सुसाइड करना चाहिए, ऐसी हालत हो गई। तो ये सब भावना जो है, आखिर देखो संकट है, हमारे सामने समस्या है, पर निराश होकर रोकर थोड़ी काम चलेगा। हमारा इतिहास तो यही बताता है कि जब जब संकट आए, जब जब समस्याएं पैदा हुई और हमारे सामने गहरे संकट आए, हमने इतिहास में ये सिद्ध करके दिखाया कि हमने उसके ऊपर मात की और हम विजयी हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे सबके मन में एक आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिविटी निर्माण करना, ये आज समय की आवश्यकता है और ये बात के लिए भी आप सबको और हम सबको प्रयास करने होंगे। मैं जापान के प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था कि जापान के जो लोगों की इन्वेस्टमेंट ये चाइना में है, थोड़ा एसी बंद करें, जापान में जो उनकी इन्वेस्टमेंट है और जो जापान के लोगों ने वहाँ इंडस्ट्री खोली हुई है, वो चाइना में जो खोली हुई है, वो अगर चाइना, आउट ऑफ चाइना अगर आना चाहते हैं तो जापान की सरकार ने उनके लिए बड़ा पैकेज जाहिर किया है। अब मुझे बताइए कि चाइना एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनी है और इस समय चाइना अगर नहीं तो कहा जाना, तो स्किल्ड मैन पावर हमारे देश में है, यंग यंग है, यंग मैन पावर है, स्किल्ड है, इंजीनियरिंग मैन पावर है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट सब पकड़ के भी दुनिया की तुलना में काफी रीजनेबल है और इसलिए निश्चित रूप से लोग इंडिया को डेस्टिनेशन करके चुन सकते हैं। और इसलिए हमारी राज्य सरकार भी निर्णय कर रही है, यूपी और गुजरात और अपने मध्य प्रदेश के सरकार ने लेबर कानून के बारे में का घोषणा की। अब इन लोगों को अगर हमारे देश में लाना है तो इनकी भी कोई कंडीशन होगी और आज सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है रोजगार निर्माण करना, गरीबी दूर करना, इकोनॉमी के व्हील को गतिशील करना और इसलिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमको प्राथमिकता देनी पड़ेगी और उससे नए रोजगार निर्माण होंगे और इसके लिए निश्चित रूप से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये आपत्ति का रूपांतर इष्टापत्ति में करना, ये हमारे लिए अवसर है और मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस संकट का, आपत्ति का रूपांतर हम इष्टापत्ति में करें, अवसरों में करें और ये हमारे लिए सबसे बड़ी टास्क है। और इसके लिए स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ चांस मिला है कि क्या हम हमारे एमएसएमई में क्या टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कर सकते हैं। क्या देखो, अब मैं मानता हूं कि इसके साथ टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करने के साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव होगी। दूसरी बात, हम लोग इस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल अपने यहाँ ला सकते हैं क्या, तो इसकी भी कोशिश की जा सकती है और ये अवसर हमारे सामने है। देखो, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल और एक्सपीरियंसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, ये दो बातें मेरे बहुत पसंदीदा विषय है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि दोनों का उपयोग करके हमको आगे जाना है और इसलिए मैं मानता हूं कि ये निश्चित रूप से हमारे आत्मविश्वास के साथ इस आपत्ति का रूपांतर इष्टापत्ति में करके, आत्मविश्वास के साथ और पूरी तरह निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी को अपनाकर हमको समस्याओं को सामने झेल कर और उस पर मात करके आगे जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दो बातें मैं कहूंगा क्योंकि संजय जी बैठे हैं। हमें जो देश में सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली मीन्स इंडस्ट्रियल भी जो बैकवर्ड एरिया है, उनको फिर से एक बार उसको किस प्रकार से पुनर्जीवित करके गतिशील बना सकते हैं, इसके लिए सोचना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में इंडस्ट्री का कंजेशन हुआ है। जो आता वो नोएडा में जाता, जो आता वो गुड़गांव में जाता,
फिर जो आता मुंबई जाता, बेंगलोर जाता, चेन्नई जाता, हैदराबाद जाता, कलकत्ता जाता, कानपुर जाता। वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। और उसके सिवा जहां अभी मुंबई में इतने प्रॉब्लम है कि वहां ज्यादा डेवलपमेंट होने के कारण वहां के प्रॉब्लम बिगड़ गए। अभी धारावी में मैं वहां जब वीसी कर रहा था तो मैंने उनको, लेदर वाले लोग 1.5 लाख लोग वहां काम करते हैं लेदर का, तो मैंने उनको कहा कि मैं मुंबई दिल्ली हाईवे बना रहा हूँ। और ये हाईवे जो है, इसका इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि ये बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है। तो लैंड एक्विजिशन की कीमत जो है, अगर हम लोग मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली इस रूट के आजू बाजू जाते हैं तो कॉस्ट तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक जाती है। पर हमने यहाँ से पूरा ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया से जाने से मुंबई और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस 220 किलोमीटर कम हुआ। ये 1 लाख करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें हमने 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन पर बचा है। केवल पैसे नहीं बचा है, तो लैंड कॉस्ट काफी कम है। और अभी तो हमने 62 में से 60 में से 32 पैकेजेस में काम भी शुरू कर दिया, लैंड एक्विजिशन भी पूरा किया। मैंने एक बार पीयूष जी को कहा कि बुलेट ट्रेन का मामला आपका लैंड एक्विजिशन में फंसा है, तो आप एक काम करो, अहमदाबाद मुंबई करने के बजाय मुंबई से दिल्ली करो और मैं आपको पूरी लैंड तुरंत देता हूँ, मेरे पास तैयार है। तो लैंड तैयार है। अब इस रोड के बाजू में हम लॉजिस्टिक पार्क और रोड साइड एमिनिटीज तो बना ही रहे हैं, और अब हमने नई परमिशन, हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि हम लोग रोड साइड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएंगे। लेदर का क्लस्टर होगा, प्लास्टिक का क्लस्टर होगा, केमिकल का क्लस्टर होगा, और उसमें सभी प्रकार के डिजाइनिंग से लेकर बड़ी जो एंसिलरी के लिए जो आवश्यक बड़ी इंडस्ट्री सब वहां होगी, और एक ही जगह वो प्रोडक्ट बनेगा क्लस्टर में। अगर लेदर वालों को मैंने कहा कि ये ठाणे जिले में आदिवासी विभाग है, वहां नो इंडस्ट्री है, कुछ तालुके ऐसे की एक भी इंडस्ट्री नहीं है, मुंबई से नजदीक है, क्यों नहीं है रोड के आजू बाजू में आप कोई जगह को देखकर महाराष्ट्र सरकार इनिशिएटिव ले, और ये 1.5 लाख लोग जो धारावी में फंसे हैं उनको सबको अच्छी हाउसिंग अकोमोडेशन मिलेगी, रहने के लिए अच्छे घर मिलेंगे, इंडस्ट्री आएगी, रोजगार मिलेगा, और वहां से डिजाइनिंग का सेंटर होगा, प्रोसेसिंग का होगा, कॉमन ईटीपी होगा, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होगी, रेलवे कनेक्टिविटी होगी, और उसके साथ पोर्ट की कनेक्टिविटी होगी। और मुझे लगता है एक स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज जैसे हम नए शहर बनाए जो ग्रामीण इलाके में हो। तो मैंने ये ऑफर बहुत लोगों को दी है, और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बार इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री और कुछ शहरों को डिकंजेस्ट कैसे करना, इसको सोचना होगा। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। और इसमें शिपिंग हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, पावर हो, बाद में एविएशन हो, रोड सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बड़े प्रमाण पे लाना होगा और मार्केट की लिक्विडिटी को बढ़ाना होगा। अभी जैसे मैं पिछले 5 साल में 17 लाख करोड़ के काम अवार्ड कर चुका हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग कैसे कि हमारे इसमें पोर्ट और शिपिंग में 12 मेजर प्रोजेक्ट, हमारे मेजर पोर्ट है, हमारा बजट 800 करोड़ रुपए का केवल था। हमने 16 लाख करोड़ का सागरमाला का एक प्रोजेक्ट लिया और उसमें 6.5 लाख करोड़ के काम हमने लगभग ऑर्डर भी कर दिए। तो ये लोग पूछेंगे कि 600 करोड़ का बजट था, ये 6.5 लाख करोड़ के काम कैसे हुए? तो पोर्ट के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर हमने पीपीपी मोड में, अलग अलग मोड पर इन्वेस्टमेंट लाई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे पोर्ट 7,000 करोड़ के प्रॉफिट में है, अच्छे चल रहे, इफिशियंसी बढ़ी है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के भी इनोवेटिव मॉडल्स हैं। अब हमने रोड सेक्टर में भी बहुत उस समय काम किया था, तो 17 लाख करोड़ पे रोड सेक्टर में, शिपिंग पोर्ट्स में, बाद में इनलैंड वाटर में, आप गंगा का काम आपने देखा होगा, वाराणसी से हल्दिया तक लगभग पूरा हुआ। अब गाजीपुर और वाराणसी में हम लोग मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, और इतना ही नहीं तो साहिबगंज का भी अभी उद्घाटन हो गया, और उधर हल्दिया का भी लगभग काम पूरा हुआ। बाकी 40 छोटे रिवर पोर्ट बन रहे हैं। अब गंगा पर ही पर्यटन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए कितनी बड़ी अवसर है। संजय जी बैठे हैं, उनका तो उत्तर प्रदेश प्रभाव क्षेत्र है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि केवल गंगा के कारण कौन सी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है?
आप देखिए आज हम लोग पानी पर उतरने वाले हवाई जहाज ला सकते हैं, 70 to 80 नॉटिकल मील पर आवर के स्पीड की एयरबोट ला सकते हैं, क्रूज टूरिज्म शुरू कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए लगते हैं और रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए लगते हैं, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया लगता है। और अभी शिप को भी हम एलएनजी पर ट्रांसफर करेंगे तो 50 पैसे आएंगे। तो मुझे बताओ अभी 285 लाख टन इस साल कम से कम गुड्स इसमें ट्रांसपोर्ट होंगे, कितनी लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगी। उत्तर प्रदेश का आलू हो, उत्तर प्रदेश का आम हो, अब तो आप बांग्लादेश तक वहां गंगा से बेच सकते हैं। हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा तक जा सकते हैं और ब्रह्मपुत्रा से म्यांमार तक बांग्लादेश तक जा सकते हैं। तो क्यों नहीं हमारे एक्सपोर्ट, वाराणसी में हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, हमारा सेरिकल्चर है। तो ये सब बातों को डेवलप करके लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर, चीनी है, चीनी को हम बेच सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बांग्लादेश के लिए चीनी की बहुत आवश्यकता है, नेपाल तक उधर जा सकता है, इधर हम लोग आसाम नॉर्थ ईस्ट तक बेच सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी के फायदा लेने के लिए अप्रोप्रिएट लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो इस परिस्थिति का फायदा ले सकते हैं। अभी आपको बता दो उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की स्थिति है। अभी हमारे यहाँ शुगर मिल है। आज हमारी समस्या ये हुई कि हम लोग 2 साल हमको पर्याप्त है, इतनी शुगर हमारे पास तैयार होकर पड़ी है, बहुत हालत खराब है शुगर मिलों की। 3 साल तक हमारे पास अनाज के भंडार भरे हुए, गेहूं और चावल के, हमें नहीं भी कुछ एक दाना भी नहीं हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने पड़े हुए रखने के लिए जगह नहीं है, अनाज सड़ रहा है। और हम लोग 90,000 करोड़ का ऑयल सीड, ऑयल, एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्यों नहीं हम लोग अच्छे सीड को लाकर, अब जीएम सीड हमारे अमेरिका में 1 एकड़ में 30 क्विंटल सोयाबीन होता है, हमारे यहाँ 4.5 क्विंटल होता है। हमारे यहाँ सरसों है, भुईमुग है, जवस है, तिल है, सूर्यफूल है। अब उसके ऊपर अच्छा सीड लेकर और जमीन का उपयोग करके हम क्रॉप पैटर्न अगर बदलेंगे तो इकोनॉमी बदल जाएगी। अभी हम लोग, अभी आपने जो सैनिटाइजर की बात की, मैं भी यहाँ विदर्भ में उत्तर प्रदेश की तुलना में तो हालत बहुत खराब है, और यहाँ के किसानों के विकास के लिए हम लोग 3 चीनी मिलें चलाते हैं। बहुत कठिनाइयाँ थी। हम लोग अभी डिस्टिलरी है, तो हमने उससे इस समय सैनिटाइजर का भाव 1200 रुपये लीटर हुआ था। तो जैसे ये हुआ तो मैंने सुना कि भाई हम लोग इनको अल्कोहल 80 रुपए के भाव से देते और 1200 रुपये लीटर कैसे आया। तो सब मार्केट में इसी हुआ, तो मैंने सब शुगर फैक्ट्री को महाराष्ट्र में कहा कि आप सैनिटाइजर बनाओ, और उनने सैनिटाइजर बनाया। अब 400 रुपये लीटर भाव आ गया, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। तो मैंने पीएचडी को कहा कि इसको एक्सपोर्ट करने की अनुमति तो इतना हुआ है, ताकि गन्ना उत्पादक किसानों के हितों के दृष्टि से, तो गन्ना मिल को अगर ये जाएगा तो 2 पैसे उनको भी मिलेंगे। अब मुझे बताइए कि आज हमारे पास भारत सरकार में, मैं 10 साल से कह रहा था पर कन्विंस नहीं कर पा रहा था, फूड वर्सेस फ्यूल विवाद था। अब राइस कट, सड़ा हुआ गेहूं या चावल, बाद में मक्का, इससे हम इथेनॉल बना सकते हैं। अभी भी आप 7 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है। और आज उत्तर प्रदेश में शुगर में, जैसे आप जानते होंगे कि 4% मोलाइसिस निकलता है, उसको बीएबी मोलाइसिस का हमने परमिशन दी, उससे इथेनॉल, बीएबी करो मोलाइसिस को, ताकि शुगर मोलाइसिस में जाए, ताकि इथेनॉल बनाओ। फिर शुगर के जूस से इथेनॉल बनाओ, फिर मक्के से बनाओ, राइस कट से बनाओ, गेहूं से बनाओ, ज्वारी से बनाओ। अब सरप्लस है हमारे पास। ये फूड वर्सेस फ्यूल का झगड़ा नहीं, यही 3 साल ये ब्यूरोक्रेसी और लोगों ने झगड़ा लगा। मैं कहता था, लोग बोलते थे फूड कम हो जाएगा, वो ये ठीक नहीं है। आज पंजाब हरियाणा में आज हम जितना चावल और मक्के पे डाइवर्ट कर सकते हैं, गेहूं पे जा रहे हैं तो उसके लिए भी मक्का लगा सकते हैं। और राइस कट जो है, और जो फूड कारपोरेशन में पड़ा हुआ सड़ा हुआ गोदाम में अनाज है, उससे हम इथेनॉल बना सकते हैं, सैनिटाइजर बना सकते हैं। तो हमको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। और केवल उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि हमने इथेनॉल पर चलने वाली बस लाई, कार में कनाडा और अमेरिका और ब्राजील में फ्लेक्स इंजन है। यही मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, हुंडई, टोयोटो, होंडा, यही कार है सब। और वहां फ्लेक्स इंजन का मतलब है कि 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो।
इथेनॉल के कारण पोल्यूशन कम होता है। इथेनॉल 50 रुपए लीटर है और पेट्रोल अभी आज भाव थोड़े कम भी होंगे तो भी 75 रुपए के नीचे नहीं है। आप मुझे बताइए कि हम लोग, हमारे देश में किसानों ने तैयार किया फ्यूल का अगर उपयोग करेंगे तो 7 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है, 2 लाख करोड़ भी बचा है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के गन्ना उत्पादक किसानों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमें अब ये हमने अभी तय किया है कि हम एग्रो एमएसएमई करेंगे। अब एग्रो एमएसएमई एक नई कल्पना है। फिशिंग एमएसएमई देखो, अगर हमारा 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, हम नदियों में जलमार्ग बना रहे हैं, अब गंगा का हो गया, और हम अगर फिशिंग ठीक प्रकार से करते हैं तो आपके यहाँ मुझे लगता है उनको केवट कहते हैं, तो कितना बड़ा फिशिंग का उत्पादन बढ़ सकता है। अभी हमारी जो बोट है समुद्र में वो केवल 7-8 नॉटिकल माइल तक जाती है मैक्सिमम। अभी हमने ट्रॉलर बनाया कोचिन शिपयार्ड में, और वो ट्रॉलर जो है वो 100 किलोमीटर तक जा सकता है, उसमें बर्फ का कारखाना है, स्टोरेज है, सब कुछ है। तो हमारा फिशिंग का उत्पादन हम 5 गुना 6 गुना बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ सकती है, उसका पैकेजिंग की इंडस्ट्री आ सकती है, तो केवल 5 लाख करोड़ की ब्लू इकोनॉमी बन सकती है। अभी हनी, जो हमारे यहाँ सब प्रकार के इसमें हनी होता है, और उससे हमारा क्रॉप 20% प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का बढ़ता है। अब हमने हनी के ऊपर 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ाने का तय किया। हनी एक्सपोर्ट हो सकता है, हाई एटीट्यूड का हनी 7,000 रुपए किलो है। और अभी हमारे यहाँ वर्धा में विनोबा भावे जी के मार्गदर्शन में उस समय एक गोरस पाक पर के बिस्किट बनता है, गाय का घी, गाय का दूध और हनी, इतना सुंदर बिस्किट है। अब मैंने मदर डेयरी के पीछे लगा, उनको बीच में उन्होंने संतरे की बर्फी बनाई, प्योर, बहुत सुंदर बनी है। अब वो दिल्ली में भी, उसका वहां नागपुर में संतरा भी है, और हमारे यहाँ मदर डेयरी भी आई तो दूध भी था। तो हमने बहुत पहली बार उन्हें तो वो कद्दू की इसे डालते थे, अब नेचुरल ऑरेंज जूस की बर्फी बनाई है, बहुत डिमांड है, आउट ऑफ मार्केट हो गई। अब ये हनी का बिस्किट अगर हम तैयार करेंगे, जो विनोबा जी ने वर्धा में किया था गोरस पाक का, तो ये बिस्किट में हम लोग कितना बड़ा गाय का दूध लगेगा, घी लगेगा, हनी लगेगा, अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहली बात, नए नए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च किट एंड एक्सपीरियंसेस, ये जो नॉलेज है इसका उपयोग करके हमको टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना और फॉरेन कैपिटल को लाने का अवसर लाना होगा। और संजय जी को मैं बहुत बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के विकास की एक ब्लूप्रिंट 25 साल की, आप तो उत्तर प्रदेश में आपका पेपर है, आप ओपिनियन मेकर है, आप अगर तय करें कि उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा क्या होगी, और वो दिशा देने के लिए अगर उत्तर प्रदेश, बिहार बदल जाएगा जी। क्यों मजदूर आएंगे मुंबई काम करने के लिए? कोई खुशी से नहीं आता। अगर उत्तर प्रदेश में एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर जो लोग हैं वो अगर मुंबई जैसी डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में करना शुरू कर देंगे तो उत्तर प्रदेश का, बिहार का कोई मजदूर मुंबई नहीं आएगा। उसके उसके गांव में, जिले में और राज्य में रोजगार नहीं था, इसलिए मजबूरी के कारण वो आया है। तो मुझे लगता है कि ये एग्रो एमएसएमई, फिर इसके बाद में फॉरेस्ट बेस्ड एमएसएमई, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट में बांबू है। अब कितना बड़ा, अब सब अखबार वाले जो बैठे हैं इनका सबका अखबार की न्यूज प्रिंट फॉरेन से आ रही है। हम 40,000 करोड़ की न्यूज प्रिंट इंपोर्ट कर रहे हैं, 60,000 करोड़ का उड़ हम लकड़ी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे देश में पल्प करीब 35-40 हजार का करोड़ का वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हमारे किसान बांबू नहीं लगा सकते? 1 एकड़ में 200 टन बांबू होता है, और गन्ना जैसे पेपर मिल को देते थे वैसे बांबू पहुंचा कर देंगे। कुछ लकड़ी साले जैसी है, सुबाबुल जैसी है, वो पेपर बनता है, वो लकड़ी तैयार करेंगे। और कोई अच्छा, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, और बाय यूजिंग बायोमास इसका उपयोग करके हम ये कर सकते हैं, अभी पेपर बना सकते हैं। अभी बनारस में ये जो हमारा सिल्क है उसके लिए हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। बीच में आइसक्रीम के चमचे और अगरबत्ती के लिए इंपोर्ट हो रहा था, मैंने ड्यूटी बढ़ाई, बहुत नाराज हुए हो। तो मैंने हमारे उन लोगों को पूछा क्या चमचे भी हिंदुस्तान में नहीं बन सकते? क्या चमचों की भी कमी है इस देश में? तो चमचे गांव गांव में, जिले जिले में है। तो मैंने कहा ये नहीं, ये यही होंगे। तो अभी अब उन्होंने शुरू कर दिया है काम। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो पीपी किट, अभी हमारे यहाँ नागपुर में एक ऑरेंज क्लस्टर करके एक एमएसएमई की यूनिट है, वो पीटर इंग्लैंड करके एक ब्रांड के कपड़े या शर्ट बनाते हैं।
मैंने उनके वहां 1500 लोग काम करते हैं, 15-20 हमारा क्लस्टर है। मैंने कहा ये पीपी किट बनाओ, उन्होंने बनाई और 550 रुपए में दे रहे। हमने अभी 1.5 करोड़ किट, पीपी किट हवाई जहाज से चाइना से लाई। हमारे देश में क्षमता है, हमारे देश में हम रोजगार दे सकते हैं। वो किट अवेलेबल हो गई पूरी जगह पर। ऐसे अनेक लोगों ने बनाई, सैनिटाइजर बनाए। अभी वेंटिलेटर हमारे यहाँ कम थे, उसके लिए वो लोग आगे, टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास, वो बन गए। तो इस बार हम ग्रामीण, कृषि और वनवासी क्षेत्र में 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में, और जो विशेष रूप से सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, वहां उद्योग कैसे ले जा सकते हैं। और जैसे मुकेश जी आपने कहा कि वहां जाने में जो दिक्कतें हैं, उसकी पॉलिसी के बारे में अभी हमने एग्रो एमएसएमई, फॉरेस्ट बेस्ड एमएसएमई, फिशिंग एमएसएमई, ये अलग अलग प्रकार की बातों का एक नीति बनानी पड़ेगी। और मैंने डिपार्टमेंट को ऑलरेडी बोला है, जैसे भी लॉकडाउन होगा हम इसको तुरंत खोल देंगे, ताकि इसमें रेट टैपिज्म में ना फंसे। और मैं ये मानता हूं कि हमें आगे जाना है, हमें सुपर इकोनॉमिक पावर बनने की संभावना है, क्षमता है। और मैं ये भी मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अब मैंने जैसे 100 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रधानमंत्री जी ने सपना दिया, तो मैंने तुरंत हमारे मिनिस्ट्री को कहा कि 2 साल में हम 15 लाख करोड़ के रोड अवार्ड करें कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसके लिए हम फॉरेन फंड लाए, इंश्योरेंस फंड लाए, पेंशन फंड लाए। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि फंड की कमी नहीं, हम लाएंगे और देखते देखते ये करेंगे। लाखों 22 तो ग्रीन हाईवे बना रहे हैं हम लोग, कितने बड़े प्रमाण पर। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का 12,000 करोड़ का हाईवे हम लगभग 6-7 महीने में पूरा करेंगे। और वो टनल से लेकर नया रोड बन रहा है देहरादून से। और इतना ही नहीं, तो मैं अभी आपको अच्छी खबर दूंगा कि हमारे बीआरओ को हमने काम दिया था पिथौरागढ़ उत्तराखंड से मानस सरोवर जाने का, वो भी रोड अभी पूरा खोदाई हो गई, उसकी रोड का काम शुरू है। -6 डिग्री पर हमारे शूर जवानों ने वहां काम किया। MiG-26 हेलीकॉप्टर से वहां ड्रिलिंग मशीन लेके गए और पूरा हिमालय खोद के हुए लेकर रोड बनाया। तो डायरेक्ट अब उत्तराखंड से हमारे भारत की नेपाल की बॉर्डर के बीच में से, हमारी बॉर्डर से मानस सरोवर तक पहुंच जाएंगे। केवल 15 किलोमीटर चाइना का रोड यूज करना पड़ेगा, तब तक हमारा रोड होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। अभी उत्तराखंड में अगर ये मानस सरोवर खुल जाएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री साल भर ऑल सीजन रोड बन जाएगा। और उसके साथ ओली में, वो दाहोद से अच्छे है ओली, चीफ मिनिस्टर के पीछे मैं लगा हूं, वहां अगर हम लोग, इतना बर्फ है, तो नया दावत से भी अच्छी सिटी बना सकते हैं। इसमें वहां अलग अलग प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स है, और आइस पर स्केटिंग करके जो वो आएंगे, वर्ल्ड के लोग वहां आएंगे। और टूरिज्म ऐसा है कि जहाँ 49% जो इन्वेस्टमेंट आती है वो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ी करती है। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ में साल भर लोग जाएंगे, मानस सरोवर का रास्ता खुल जाएगा, तो रेस्टोरेंट बनेंगे, होटल्स बनेंगे, नया रोजगार निर्माण होगा। तो मेरा सुझाव यह है कि इन सब बातों में जरूर अड़चने हैं, कुछ समस्या भी है। सरकार के लेवल पर बैंकों की तरफ से हम सबको कैसे मदद मिले, ये भी प्रश्न है। और इसके लिए हमको सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अभी मार्च तक हमने 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था, बाद में मुदत बढ़ाई, और अब ये मुदत और 31 दिसंबर तक 25 लाख एमएसएमई रिस्ट्रक्चर होगी। वर्किंग कैपिटल 20% बढ़ा कर दिया है। ये जो इनकम टैक्स और विशेष रूप से जीएसटी है, 5 लाख तक इसका रिफंड जो है तुरंत करने के बारे में आदेश दिए। ये भी तुरंत होने के लिए कोशिश की जा सकती है। जीएसटी के बारे में आपने कहा, वो समस्या ठीक है कि बिल रेज करना, भले पैसे मिला तो पैसा तो मिलता है नहीं, उत्तर यही होता है। एमएसएमई को पेमेंट नहीं मिल रहे, उसके लिए भी कुछ उपाय न कर। इस समय कोई कड़ी भूमिका लेने में थोड़ी अड़चन है, परिस्थिति ऐसी है, और हम लोग वे आउट निकाल रहे हैं। उसके ऊपर भी गंभीरता से सोच रहे हैं कि समाधान पोर्टल के अलावा और क्या करके एमएसएमई का पेमेंट कैसे मिल सकता है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मेजर इंडस्ट्री में जितने मेरे ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुए, मैंने सबको कहा कि आप कुछ भी करिए, छोटे लोगों के पेमेंट जल्दी दीजिए। तो मुझे लगता है कि अब स्मार्ट विलेज, स्मार्ट शहर के बजाय स्मार्ट विलेज बना सकते हैं, उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी है। रियल एस्टेट वाले मर चुके हैं, पर अगर अफोर्डेबल लो कॉस्ट हाउसिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी करेंगे तो होगा। तो मैंने कहा ये ईएमआई भर नहीं सकते, तो 20 साल के लिए हाउसिंग लोन कैसे किया तो होगा क्या?
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर को मैंने रिक्वेस्ट किया, 30 साल के लिए हमको लोन मिल रहा है। तो जो जो हमारी समस्या है, और मुकेश जी आपने रखी वो पूरी समस्या है। आपका कागज मैंने राजगोपाल जी को दिया है, और मैं जरूर एक एक समस्या का सेक्रेटरी के साथ, लोगों के साथ बात करके समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। और अभी तक जितनी बातें हुई और जो जो भी सुझाव हमारे पास आए, वो पूरे सुझाव हमने हमारे डिपार्टमेंट में उसका एनालिसिस करके वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचा है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिन में ही, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं नागपुर में हूँ, निश्चित रूप से हमारे एमएसएमई को राहत देने वाला घोषणाएं दिल्ली से होगी, और ये भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और संजय जी, बहुत बार मैं मिलता हूँ आपको, आज तो पहली बार हम लोग दिल्ली में न होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस से मिल रहे हैं। मुझे भी पता चला कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैं भी अनभिज्ञ न था। आपको बताऊं, मैं आज आपको जो बात कर रहा हूं, तो कल तक मेरी संख्या 5 करोड़ लोगों के ऊपर गई। उसका डाटा आता है, इतना बड़ा आया कि मेरे हर कार्यक्रम में मैं सबको बात करता हूं, उनको धीरज देने का काम करता हूं, हिम्मत देता हूं, पॉजिटिविटी बढ़ाने की बात करता हूं। देखो, निराशा नहीं हूं। मैं एक स्टूडेंट लीडर था, तो मैं बहुत बार वो कहानी बताता हूँ कि मैं स्टूडेंट चेयरमैन के लिए चुनाव हार गया, और पार्टी भी हारती थी, कभी कोई चुनाव नहीं जीतते थे। तो मेरे मित्र थे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार, बहुत अच्छे, कांग्रेस में थे, बहुत होशियार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, नितिन आप बहुत अच्छे आदमी हो यार, पर तुमको जिस तिवारी ने गलत पार्टी में हो, तुम पार्टी छोड़ दो। तो मैंने कहा, मैं पार्टी तो नहीं छोड़ूंगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ में आने, तो जो होगा सो होगा, मैं मुझे नहीं हुआ तो चलेगा। तो आज हमारे पार्टी को कोई आता नहीं था। हमारे कार्यकर्ता सालों साल प्रयास करते रहे, प्रतिकूलता में जीवन उन्हें नौचार कर दिया, और उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण आज हम सत्ता पर आए। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह पर सत्ता करने का अवसर मिला है। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी, अभी मैं जब वो ऐसी मैं चुनाव हार गया था, तो मुझे एक मित्र ने मुझे रिचर्ड निक्सन की आत्मचरित्र के एक जीवनी का एक किताब दिया, तो मैं बहुत याद रखता हूँ उस बात को। तो उस किताब को बोले, ये तुम पढ़ो नितिन, तुम्हारी निराशा निकल जाएगी। क्योंकि जब वाटर गेट के कारण उनको अमेरिका में रिजाइन करना पड़ा प्रेसिडेंटशिप से, तो वॉशिंगटन के उस बस्ती में लोगों ने उनको रहने के लिए, प्लॉट देने के लिए भी कहा, हमारे यहाँ तुम बताओ। ऐसी मानसिक अवस्था में उन्होंने किताब लिखी है। और उनका एक अंग्रेजी में बहुत सुंदर वाक्य था, तो मैं जीवन भर मैंने उसको अपने जीवन में एक फिलोसॉफी के रूप में रखा है। उन्होंने कहा था कि द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई व्यक्ति समाप्त नहीं होता, जब वो युद्धभूमि में छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। हम लड़ते रहेंगे, जब तक विजय नहीं मिलता हम चलते रहेंगे, और हम इस समस्याओं पर, संकटों पर मात करेंगे, और हम जीतेंगे। हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे, राज्यों को आर्थिक दृष्टि से सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे, और पूरे विश्व में एक तरफ ये कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, बाद में कम्युनिज्म, साम्यवाद और समाजवाद, तीनों फेल हो गए, और गरीब आदमी को केंद्र बिंदु मानकर, जो आखिरी व्यक्ति आखिरी पायदान पर खड़ा है, ऐसा सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय का दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। मुझे लगता है कि उसको केंद्र बिंदु मानकर रोजगार नए कैसे निर्माण हो, गरीबी, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इसके आधार पर काम करने की कोशिश सरकार कर रही है। और मेरा विश्वास है कि इस समय में निश्चित रूप से हम इस संकट से बाहर निकलेंगे। रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सभी विभाग, हम पूरी तरह आप सबके साथ है। हम सब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कोई अगर फिसल जाएगा तो उसको हम तुरंत अपने साथ लेकर आगे जाएंगे, और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ये समय बदलेगा, और यहाँ कोरोना वायरस पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी हमको वैक्सीन भी मिल जाएगा, तो वैक्सीन ले लेंगे तो कोरोना होगा ही नहीं। और डिटेक्शन के लिए भी नई सिस्टम, कोई अच्छी डिटेक्शन के लिए, वो भी जल्दी आ जाएगी, और सब बातें नियमित रूप से होगी। ये समय ट्रांजिट पीरियड है, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, अचानक आया हुआ संकट है। हम इस पे मात करेंगे और आगे जाएंगे। निश्चित रूप से धीरे धीरे सभी बातों को रेगुलराइज करेंगे,
तो मैं एमएसएमई के हमारे भाइयों को इतना ही कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारना है, निराश नहीं होना है, हमको आगे जाना है और हम जीतेंगे और इस समस्या पर मात करेंगे। भारत सरकार पूरी ताकत के साथ जहां जहां हो कर सकते हैं आपकी मदद करेगा, यही विश्वास मैं आपको देता हूं। और फिर से एक बार आपने दी हुई अच्छी बातें, आपने मुकेश जी बहुत सी अच्छी बातें रखी और मैंने सब बातों के नोट्स भी निकाल लिए हैं और मेरे पास आपके सब आ गया है। अब जरा राजगोपाल को भी एक बार दिल्ली भेज दो, मैं भी यहाँ से ईमेल कर दूंगा और मैं तुरंत इसके ऊपर, लॉकडाउन होने के बाद आप जरूर मेरे पास आइए, मैं एक एक पॉइंट पर सरकार में क्या क्या हो सकता है इसका आपको हाँ या ना में जवाब देकर जरूर इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। और बहुत सी बातें और राज्य सरकार भी कर रही है, भारत सरकार का भी घोषणा 2-4 दिन में होगी और विश्वास के साथ हम इस वॉर में जीतेंगे। और इसमें आप सब लोग जब प्रेरणा देंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सब लोगों को भी उत्साह भी आएगा। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने ये सब लोगों तक पहुंचाने का अवसर मुझे दिया। और थोड़ा मुझे आज जो घटना हुई उसके कारण देरी हुई, इसलिए आपको तकलीफ हुई, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी नमस्कार, धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं बस यही कह सकता हूँ कि ये कमिटमेंट जो है सर बहुत कम देखने को मिलता है कि एक आपके साथ ऐसी घटना हुई फिर भी आपने कहा कि नहीं मैंने किसी को समय दिया है, क्योंकि यहाँ पर सर 1200 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड थे, आपको सुनना चाह रहे थे। और तो ये आपका जो आशावादी सोच है और जो आपने हमें गाइडेंस दिया है सर कि ये एग्रो एमएसएमई होनी चाहिए या फॉरेस्ट बेस्ड एमएसएमई होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि हम भी पूरी तरह से उसके लिए तैयार होंगे। बस आपसे बस ये मदद चाहिए कि वहां पर जो रेड टेपिज्म होता है, यानी नक्शा कौन पास करेगा, फायर का कौन देगा, उसके लिए कुछ आप हमारी थोड़ी मदद करवाइए। मैं तो बस ये कह सकता हूं सर आपकी बात सुनकर, आशावादी बात सुनकर, कि जो चुनौतियां दी हैं तुझको वक्त ने रावण बनाकर, हर दशानन को हरा दे कर्म को लक्ष्मण बनाकर, है सफर मुश्किल तो क्या है, मंजिलों पर रख नजर तू, कुछ कदम पर है सफलता, अपने दिल को दे खबर तू। तो मैं ऐसे समझता हूं कि सर देर सबेर, जैसे आपने कहा ब्लेसिंग। और एक कविता कहिए, सर वो कवि भी उत्तर प्रदेश के ही थे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी जी सर, बिल्कुल सर। ये जो है कि तो सर निश्चित रूप से जीतोगे। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं भी ऐसे समझता हूँ कि थोड़ा देर जरूर हो सकती है, लेकिन ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हम जरूर इससे पार हो जाएंगे। सर आपकी परमिशन से बस कुछ 2-4 क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगा सर। एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट पैकेज की हम बात कर रहे हैं सर, तो हम इसमें सर क्या, आपने कहा कि 2-3 दिन में आने वाला है, तो क्या हमें कुछ ऐसा कुछ हमें सर आप बता सकते हैं कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या जो हमारा जो सैलरी वेजेज जो है, जिसके लिए शायद काफी जो लोग परेशान है एमएसएमई, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके लिए भी कुछ हमें उम्मीद हम कुछ कर सकते हैं क्या सर इस जो पैकेज में? देखिए, सभी समस्या आपके जो आपने बताई है उसका अध्ययन करके हमने वित्त मंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास अपनी बात को रखा है। निर्णय करने का अधिकार उनका है, वहां बात चल रही है। ये कब आएगा ये तो मैं बता नहीं सकता, और हमने क्या रिकमेंड किया है इसकी चर्चा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। पर निश्चित रूप से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इसके बारे में उचित घोषणा करेंगे और कुछ होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर ये जो डिलेड पेमेंट की जो समस्या है, या जो हमने कहा, क्या इस बारे में सर कुछ हम जल्दी कुछ मदद की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि आपकी तो जो देखो, आप डिलेड पेमेंट के लिए तो हमारे मिनिस्ट्री के लेवल पर समाधान पोर्टल में करीब 36 या 40 हजार करोड़ के मामले निपटे हैं। मैं अभी डिलेड पेमेंट के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करके और उसके लिए कोई रोलिंग कैपिटल भी मिल सकता है क्या, और उसकी गारंटी हम दे और ऐसा करके कुछ वे आउट निकल सकता है क्या, अलग अलग ऑप्शन पर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो भी कोशिश करेंगे। सर एक और जैसे आपने कहा कि रिजर्व बैंक से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से आप बात कर रहे हैं, मैं ऐसे समझता हूँ कि हर बैंक की लोन पॉलिसी है, और लोन पॉलिसी के हिसाब से सर शायद कोई भी एमएसएमई अब एडिशनल फंडिंग ले नहीं पाएगी। क्योंकि क्या होगा सर, बैंक पूछेगा कि भाई पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़, माने 10, कोई भी इस साल टर्नओवर 1 करोड़ रह गई या 2 करोड़ रह गई, प्रॉफिट भी कम हो गया, तो बैंक कहेंगे कि भाई हम नहीं दे सकते, या दे सकते हैं तो नायक कमेटी के हिसाब से 20% दे सकते हैं। तो सर अगर ये आरबीआई से आप कुछ ऐसी बात की जाए कि एक पॉलिसी एक बिल्कुल अलग बने, नायक कमेटी 20% हो गया, 40% हम कर लें उसको, या डेटर्स 270 दिन कर लें। मुझे मुझे मालूम है
टर्म लोन का नहीं, पर ये जो आपका वर्किंग कैपिटल है उसमें आरबीआई ने सभी बैंकों को वर्किंग कैपिटल बढ़ाकर देने के बारे में उन्होंने सूचना आदेश दिया हुआ है। स्टेट बैंक में भी हमारे यहाँ नागपुर में आए थे सब लोग, फिर उनको प्रॉब्लम था कि हमारी स्टैंप रजिस्ट्री जो विभाग था वो बंद था और वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को कहा, उन्होंने कहा कि हम कंपाउंडिंग नहीं करेंगे, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और स्टेट बैंक ने हमारे यहाँ फिर सबका 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ा कर दिया है। बाकी भी बैंकों का फॉलोअप हो रहा है, जहाँ भी नहीं हो रहा है तो आप हमारे पास भेजिए, हम हमारे लेवल पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, उसकी बातचीत करेंगे। सर एक काफी एमएसएमई की समस्या ये है कि जो बैंक गारंटी जो होती है सर, जो टेंडर्स में आप गवर्नमेंट के में भी कर सकते हैं, ये जो गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं उसमें बैंक गारंटी लेते हैं, फिर साथ में उसमें बैंक गारंटी का बैंक जो होता है वो मार्जिन मनी लेता है। तो जो लोगों की वर्किंग कैपिटल है वो सर फंस जाती है मार्जिन मनी में। तो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन अगर हो कि अभी कुछ समय के लिए ये बैंक गारंटी में मार्जिन मनी बैंक ना लें, तो मेरे ख्याल में उनकी वर्किंग कैपिटल काफी स्मूथली चल सकती है। और होता ये सर, वो बैंक गारंटी दे देते हैं तो वो आगे ऑर्डर भी नहीं ले पाते जब तक वो फ्रेश उनकी लिमिट नहीं हो पाती सर। देखो मुकेश जी, एक काम करिए, हमारे यहाँ नेशनल हाईवे में 2% हम लोग रोड का कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो रहता है टेंडर कॉस्ट, उसका बैंक गारंटी लेते हैं और वो मिल नहीं पा रही, बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमने ये था कि प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस कर ले, तो ये जो इस प्रकार के टेंडर भरते हैं तो उसको इंश्योरेंस करके भरना, तो उसका इंश्योर करने में कुछ हो सकता है क्या, ऐसी कोई स्कीम आ सकती है क्या, अध्ययन करो। तो बैंक के बजाय हम एक उसका प्रीमियम भर देंगे कॉस्ट में और हमको खुद को हम इंश्योरेंस कर देंगे, वो इंश्योरेंस भरकर हमको कोई वो उसको देंगे कि हमने आपको जो टेंडर भरना है अमाउंट का इतना इंश्योर किया, कुछ कम ज्यादा होगा तो आपको ये मिलेगा पैसा। ऐसा करके कोई वे आउट निकल सकता है क्या? देखिए मुझे लगता है कि रोड में हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये बैंक गारंटी के बारे में भी क्या सोल्यूशन है हम कुछ जरूर सोचेंगे। सर हमने जो ये एक बहुत बड़ी मदद होगी सर। एक हमने सर आपसे जैसे अभी रिक्वेस्ट की और आपको डॉक्यूमेंट भी भेजा अपने जो हमारे सजेशंस हैं, ये जो सर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जिसको मैं कह रहा था सर कि बहुत एक मददगार साबित हो रहा था एमएसएमईज के डिलेड पेमेंट की रिकवरी में, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं अगर उनके पास कहीं से भी पैसा अरेंज हो सकता था वो देते थे इस डर से कि भैया नहीं तो हमारी ये जो डायरेक्टरशिप है वो सस्पेंड हो जाएगी। तो इसमें सर हमारी जरूर ये आपसे रिक्वेस्ट है इस बारे में सर, अगर आप सहमत हो, ये जो आईबीसी की जो लिमिट है वो एमएसएमईज के लिए कम से कम 1 लाख रुपए रखी जाए। अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, मुझे इसका ठीक जानकारी नहीं है, पर अभी जैसे भी मैं भी 4-5 दिन में दिल्ली आने वाला हूँ, तो अगर आप दिल्ली रहेंगे तो एक बार अधिकारियों के सामने बैठ के बात करके इस पर देखेंगे क्या हो सकता है। और सर एक हमारा ये है सर कि जो अवेयरनेस के बारे में जो भी है सर, क्योंकि जो जितनी भी स्कीम है एमएसएमई की, ऐसा नहीं है सर स्कीम काफी सारी हैं बट बहुत से लोगों को आप ऐसा करिए मुकेश जी, अभी आपके सब प्रॉब्लम आज जितने रखे आपने वो राजगोपाल जी को भेज दीजिए, और आपको प्रॉब्लम के सबके मैं जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि मुझे भी उसका कुछ बातों की जानकारी नहीं है। तो आप एक बार दिल्ली आइए और मैं सबको बुलाकर आपको 1 to 1 कर दूंगा। अगर दिल्ली में आप भी है फिलहाल तो मैं तुरंत राजगोपाल शर्मा को बोलकर आपकी और सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस या वहां जाके मीटिंग भी करने के बारे में बोल दूंगा, और वो जो उनमें जो हमको करना पड़ेगा तो मैं उसके आदेश दूंगा और वे आउट निकालेंगे। आपने बताए हुए बहुत सी बातें लेजिटिमेट और जुराइन है और ये प्रॉब्लम एमएसएमई फेस कर रही है, और आपने निकाले हुए मुद्दे जो है बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसके बारे में पॉजिटिव हूँ, पर आज ही मैं उसके जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे भी उसके लिए फीडबैक लेना पड़ेगा। तो आप जरूर आइए, उसमें जरूर करेंगे, इतना मैं आपको कहूंगा। बाकी और एक दूसरी भी विषय है, अगर आप इसको अनुमति देंगे तो मैं उन लोगों के साथ भी 1 घंटे का देरी हुई है तो उनके साथ बात कर लूंगा। बस 5 मिनट और लेंगे सर, बस ये आपका आश्वासन सर हमारे लिए मैं समझता हूँ कि काफी है जो आपने आश्वासन दिया, और हम पूरा नोट आपके साथ देके आपके साथ फिर बैठकर, जैसे मैंने पहले भी कहा सर कि मैं समझता हूँ कि खाली एमएसएमई की समस्या नहीं, समस्या सबकी है और कलेक्टिव अप्रोच से ही शायद हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और सर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल के थ्रू 170 से ज्यादा एक और एक अध्ययन करिए कि ये एमएसएमई का अगर रेटिंग कर देते हम लोग, जैसे चाइना में 3 मिनट में लोन मिलता था कि उसका जीएसटी का समझो टर्नओवर कितना है, बैंक का टर्नओवर कितना है, इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है, पैरामीटर्स है। वैसे एमएसएमई ने आज तक उस एमएसएमई ने सप्लाई में सबके साथ काम किया है क्या, क्वालिटी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, डिस्प्यूट नहीं हुए क्या? फिर ऐसा कुछ उसका रेटिंग करके जिनको रेटिंग है उनको बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला निकाला जा सकता है क्या? मैं
ऑफेंड कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर ऐसा कुछ हो सकता है क्या, थोड़ा देखकर मुझे बताइए। तो मैं बहुत बार रेटिंग की बात कर रहा हूँ, इसके कारण भी कुछ सुविधाएं हमको मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, लेकिन हमारे यहाँ सर जो पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स है सर, उसमें भी वो करते यही है सर कि जीएसटी से लेते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए नहीं है, जीएसटी से डाटा फैच करते हैं, इनकम टैक्स से फैच करते हैं, उसी के बेस पर है। पर हमने देखा सर वो इन प्रिंसिपल लेटर मिलता है, और कई बार जो लोगों की शिकायत है कि वो फाइनल सैंक्शन लेटर उनको नहीं मिल पाता। तो पर ठीक है सर, कोशिश आपकी तरफ से हमें पूरी आश्वासन है, तो हम आपके धन्यवाद देते हैं सर आपको। और मैं खास तौर से सर आपका बहुत आभारी हूं सर कि आप इतने व्यस्त समय में से, और ऐसा जब एक आपके साथ एक अनफोर्सीन एक प्रॉब्लम आ गई थी, तब भी आप बड़े आराम से कह सकते थे कि भाई कह दो आज मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आपने तब भी सर थोड़ा देर, तो सर वो कोई देर नहीं थी, वी ऑल वर वेटिंग फॉर यू। तो हम दिल से सर आपके बहुत आभारी हैं कि आप विषम से विषम परिस्थिति में भी एमएसएमई का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर मैं आपकी पूरी टीम, यानी जो मैडम अलका अरोड़ा जी हैं, दीक्षित साहब हैं, और इवन जो आपके यहाँ पर नागपुर में से जो टेक्निकल देखते हैं सर सन्नी जी हैं, पूरा इतना सहयोग मिला सर। और मैं समझता हूँ कि आपकी इंस्ट्रक्शन ही शायद ऐसी हैं पूरी टीम को कि भैया एमएसएमई को कभी बिल्कुल कोई समस्या होने नहीं देना। तो हमें दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपका। और खास तौर से सर मैं संजय गुप्ता जी का और दैनिक जागरण का भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ, और संजय जी की भी पूरी टीम सर, उसमें मिस्टर जेटली हैं। संजय जी को कुछ कहना है क्या? पूछे संजय जी, हाँ संजय जी जरूर, आप प्लीज आप। भाई साहब, आपने संजय जी एमएसएमई का प्रोत्साहन किया और इसके लिए एमएसएमई आभारी रहेगा आपका। मैं एमएसएमई की तरफ से एक रिक्वेस्ट जो मुकेश भाई कर रहे हैं, मैं यही चाहूंगा कि आप अधिकारियों को जरूर एक इंस्ट्रक्शंस करें कि इनके साथ बैठ के इनकी जो तमाम सारी समस्याएं उनको ध्यान से सुने। और काफी कोई ये सरल सॉल्यूशंस नहीं है इनके, जो ये समस्याएं रेज कर रहे हैं, पर तमाम सारी वर्केबल सॉल्यूशंस हैं इनके। और कुछ ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशंस अगर निकाले जाएंगे तो उसमें से आधे से ज्यादा समस्याओं का निराकरण हो सकता है, जो मैंने सुनी है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अधिकारियों को जरूर इंस्ट्रक्शंस करें इसके लिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं जरूर आपसे आकर मिलूंगा, और राजगोपाल जी से अगर आप कहेंगे तो मैं अभी भी जाके मिल सकता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में ही हूं सर। आप राजगोपाल को तुरंत मिलकर दे दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा आपकी बातों को। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ले लूंगा सर इनसे बात करके। राजगोपाल जी आप आए वीसी पर? ये सर मैं वीसी पे ही सुन रहा हूँ सर। राजगोपाल जी इन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं, एक पूरा आपके पास है, ये जरा एक बार सेक्रेटरी के साथ बैठकर इनको हाया नाम है, और कुछ बातों के लिए जैसे मैंने रोड के लिए ना इंश्योरेंस की बात, रेटिंग की बात, ताकि इनको गारंटी बैंक से लेकर नहीं पड़ेगी, क्या क्या वे आउट निकाल सकते हैं जरा देखिए। यस ओके, आप मिल जाइए मुकेश जी। हाँ ठीक ठीक जी सर, मैं राजगोपाल जी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। आप आए, आपने इस वेबिनार को संपन्न कराने में अपना पूरा सहयोग दिया, हम दिल से आपके आभारी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।